अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, सबसे पहले हम यहां पे जो टॉपिक लेंगे वो है ट्रांसफॉर्मर। यूजुअली आपको बुक में ही लास्ट में दिखेगा, इसी में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसके लिए ना, बाकी लोग लेट है, हमें एक स्टोरी बिल्डअप करनी पड़ेगी। ठीक है, वरना याद रहने को तो याद रहता ही है, याद रहने को ये याद रहेगा, ऐसा कुछ नहीं। मुझे एक चीज बताओ, जस्ट एक सेकंड। कार्स में या ऑटोमोबाइल्स में आपने बड़ा सुना होगा कि गियर नाम की एक चीज होती है। फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, आप लोग जब ड्राइव या आपके आसपास कोई कर रहा हो तो आप नोटिस भी करते हो। आपको मैं बता दूं एक बात, कि जब आपकी गाड़ी स्टार्ट हुई है ना, तो आपकी गाड़ी के नीचे एक रॉड फिक्स्ड आरपीएम पर घूम रही है। फिक्स्ड, यहां पे मैं क्यों बता रहा हूं, इसका लेना देना है, थोड़ा सा समझाने में आसानी होती है। फिक्स्ड आरपीएम पे घूम रही है, लेट्स से 500 आरपीएम इस पर घूम रही है, 500 रोटेशन पर मिनट इस पर घूम रही है। बट आप तो रेस्ट पर हो, आपकी गाड़ी तो रुकी हुई है। आपकी गाड़ी 2 आरपीएम पर भी चलती है जब भीड़ हो आसपास, वो 50 आरपीएम पर भी चलती है जब आप स्ट्रीट वगैरह में चला रहे हो, वो 500 आरपीएम पर भी चलेगी जब आप मेन रोड पर होगे, वो हो सकता है 1000 आरपीएम पर भी चले जब आप हाईवेज पर हो। बट मैंने क्या बोला, जिस शाफ्ट से हम पावर ले रहे हैं उसकी स्पीड सिर्फ इतनी है, ऐसा मान के चलो, उसकी स्पीड सिर्फ इतनी है। ये 500 से 1000 तक जा सकती है बस, मिनिमम 500, मैक्सिमम 1000। मेरा मन कर रहा है, मैं बहुत तेज गाड़ी चला रहा हूं, मैं 1200 आरपीएम पर भी ले जा, आरपीएम मतलब रेवोल्यूशन पर मिनट या रोटेशन पर मिनट। ठीक है, अब आप इस बात को जरा समझने की कोशिश करो कि ये कैसे पॉसिबल हो रहा है, कि ये फिक्स्ड आरपीएम है, पावर सोर्स यही है, यहीं से लेना है, यहीं से हमारे बाकी के जो व्हील्स हैं वो कनेक्टेड है, यहीं से हमारे जो बाकी के व्हील्स है गाड़ी के वो कनेक्टेड है, ये व्हील्स बन गए, इसी से कनेक्टेड है। तो ये थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा है तुम्हें, सोचने में कि ये कैसे हो रहा होगा। तो एक्चुअली में जब ये गियर की इन्वेंशन हुई ना, ये गियर का काम होता है सारा का सारा। गियर आपको मालूम है, वो ऐसा, ऐसी एक रोटेशनल डिवाइस जिसमें ऐसे टीथ लगे होते हैं, दैट इज कॉल्ड गियर। इसको गियर नहीं बोलते, ये जो गियर लगाते हैं, इसके नीचे ये चेंज हो रहा होता है। ठीक है, तो गियर का काम क्या होता है, एक स्पीड को, सपोज 500 आरपीएम की शाफ्ट है, ये 500 आरपीएम पर घूम रही है, जो इस पर पावर जाएगी उसको वो 2 आरपीएम में कन्वर्ट कर देगा। ये पीछे से पावर आ रही थी, ये हमारे हाथ में नहीं है। मुझे चाहिए थी कम स्पीड, क्योंकि मैं भीड़ में गाड़ी चला रहा हूं, तो मैंने फर्स्ट गियर लगा दिया। फर्स्ट गियर में अचानक मुझे कम आरपीएम मिलने लग गए। मैं हाईवे पर हूं, मैंने बहुत तेज चलाया, मुझे 1000 आरपीएम मिल रहे हैं। मैं इसके मैकेनिज्म पे नहीं जा रहा हूं, मैं थोड़ा सा बस एक आइडिया दे दे रहा हूं तुम्हें, कि ये डिपेंड करता है कि ये जो गियर है, बेसिकली ऐसे गियर के टीथ होते हैं, और वो दूसरे गियर के टीथ के अंदर मैश होते हैं। ठीक है, काइंड ऑफ। तो ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि गियर का रेडियस कितना है और उसके टीथ का नंबर कितना है।
इससे ज्यादा मैं इसमें नहीं घुसूंगा। बट क्या गियर काम की चीज नहीं है? मैं आपसे पूछता हूं कि अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा? किसी भी चीज की वैल्यू पता करनी है ना, कहीं भी कभी भी उसके बिना इमेजिन करो खुद को, आपको वैल्यू समझ आ जाएगी। मैं ये पूछ रहा हूं ये नहीं होता तो क्या होता? आप गाड़ी में बैठे, हुआ क्या था एक्सीडेंटल में बताता हूँ। तो ये इसकी जो इन्वेंशन जो कर रहे थे, तो गैराज में इसकी इन्वेंशन चल रही थी, वहां पे जो पर्सन इसकी इन्वेंशन कर रहे थे उनकी वाइफ पहुंची बाद में, और गैराज में वो उस टाइम नहीं थे। तो इतना अच्छा सेटअप देखने के बाद उनका मन हुआ इग्निशन ऑन किया जाए, मतलब गाड़ी स्टार्ट की जाए। गाड़ी स्टार्ट करते ही आरपीएम कितनी हो गई? 500। और वो यूं की यूं टायर पे चली गई। तो अभी गाड़ी खड़ी है, स्टार्ट होती 500 आरपीएम, तो गाड़ी रुकेगी कहीं? ब्रेक लगा रहे हैं बट वो पूरे हाई आरपीएम पे, एक्सीडेंट। तो उस दिन ये समझ आया कि ये नहीं होगा तो क्या होगा? गियर। अब आप बोलोगे सर एक्टिवा वगैरह में तो नहीं होता है, तो मैं दुनिया भर की ऑटोमोबाइल में नहीं घुस रहा हूँ, वहां पे सेंट्रीफ्यूगल क्लच नाम की चीज होती है, तो उधर मत जाओ। लेकिन बेसिकली आपकी ऑटोमोबाइल आप जिसको समझ रहे हो, वहां गियर की इतनी इंपॉर्टेंस है। जितनी पावर आ रही है उसमें से मुझे कितनी चाहिए, ये इसका काम करेगा। ठीक है। अब यहां पर जो पावर थी, वो पावर होती है टाउ इंटू ओमेगा के टर्म्स में। अच्छा कुछ नहीं, फोर्स इंटू वेलोसिटी तो पढ़ा है। फोर्स इंटू वेलोसिटी से तो पढ़ा है। तो फोर्स से टॉर्क बन गया, वेलोसिटी से ओमेगा बन गया। दोनों, ये एंगुलर स्पीड है, ये एंगुलर फोर्स है। धीरे धीरे तुम्हें ऐसा लगने लगेगा ये तो भी हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ ही नहीं रहे, मैकेनिक्स चल रहा है ये तो। और मैकेनिक्स में भी ये कोई सर्टेन पार्ट है। मैं अब इसका पीछा छोड़ता हूँ, इसका पीछा छोड़ता हूँ, क्योंकि मुझे आना है ट्रांसफॉर्मर। यहां पर फॉर्मूला P इज इक्वल टू एफ इंटू वी है, यहां फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू ई इंटू आई, ईएमएफ इंटू करंट। ठीक है ना? यहां पर एक लाइन मार के अगर तुम इसको बनाना चाहते हो तो रफ में ही रखना, तो जिसने नहीं बनाया कोई जरूरत भी नहीं है इसको बनाने की। P इज इक्वल टू ई इंटू आई। अब इतनी पावर बाहर से आ रही है, कहां आ रही है? मेरे घर में आ रही है। ठीक है, मेरे घर में आ रही है। मेरे घर में जो सॉकेट है उसमें पावर आ रही है या वोल्टेज आ रही है, ऑब्वियसली वोल्टेज है तो यहां पर मैं डाल दूं 240 वोल्ट आ रही है। बट मेरा फोन जो है वो तो 30 वॉट के चार्जर से चार्ज होता है, उसको तो कम वोल्टेज चाहिए। अगर तुम्हें देखना है कि उतनी पावर जितनी आ रही है आपके सॉकेट में वो आपके फोन में आ जाए तो क्या होगा? तो एक नेक्ड वायर लेना, उसको अपने चार्जर की पिन और दूसरे को सॉकेट में लगा देना, तुम्हारा फोन बूम हो जाएगा अपने आप। जिसके अंदर जितनी कैपेसिटी नहीं है लेने की, वो 240 ले कैसे लेगा? तो क्या होता है, हमारा जो अडेप्टर होता है जिसको आप यूज करते हो, उसको आप लगाते हो बीच में, 240 से रिड्यूस करता है वो जितनी आपके फोन में चाहिए। सिमिलरली 500 आरपीएम से गियर ने रिड्यूस किया था जितनी हमें चाहिए थी। यहां पे क्या हो रहा है, 240 वोल्ट से जितनी वोल्ट चाहिए जिस भी डिवाइस को, आप देखते हो कि फ्रिज वगैरह में कोई अडेप्टर नहीं होता, सीधा कनेक्ट करते हैं। आप देखो एसी में कोई अडेप्टर नहीं लगा होता, सीधा कनेक्ट करते हैं, क्योंकि उसको 240 चाहिए। मान के चलते हैं फोन हो गया या कोई और जो छोटी मोटी चीजें हैं जिनको कम पावर चाहिए, उसके बीच में अडेप्टर लगाना पड़ेगा। अडेप्टर में क्या लगा हुआ है? ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या करता है, ये वोल्टेज को रिड्यूस कर देगा। इतना हमें पता चल गया। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि हम जिस ट्रांसफॉर्मर को पढ़ना चाह रहे हैं ये वही वाला है या जो बाहर हम कभी बिजली के खंभों पर लगा देखते हैं वो वाला है। तो हमें जो पढ़ना है वो वाला है, लेकिन काम दोनों का एक है, काम दोनों का वही है कि वोल्टेज को कम करके सप्लाई करना या जितनी डिजायर्ड है उतना सप्लाई करना।
ठीक है, तो बेसिकली ये था समझाने कि हम स्टार्ट क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये सब चलेगा अब दोबारा, अब समझते हैं। फिगर बनाएंगे मेरे साथ एक तरफ। ये क्या है? ये है मेटेलिक शीट्स। कॉइल। कौन सी कॉइल? जिसके अंदर पावर सोर्स, ये पावर सोर्स का साइन है, एसी के पावर सोर्स का साइन है, एसी के पावर सोर्स का साइन है ये, एसी पावर सोर्स। क्या एसी पावर सोर्स है तो इसमें करंट जाते के साथ ही वो करंट फ्लक्चुएट करेगा। एसी पावर सोर्स है तो करंट फ्लक्चुएट करेगा। अब दूसरी साइड भी ऐसी ही अरेंजमेंट। लोड। लोड का मतलब क्या? जो हम यूज कर रहे हैं, जो भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस हमने यहाँ इस साइड में लगाई हुई है, ये लोड है। ये इनपुट है, ये आउटपुट है। सॉफ्ट आयरन कोर की शीट्स हैं ये, सॉफ्ट आयरन कोर की लैमिनेटेड शीट्स है, लैमिनेटेड। कौन सा लैमिनेशन होता है इस पे? वार्निश का, वार्निश, वार्निश लैमिनेटेड शीट्स। सबसे पहली हेडिंग, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज म्यूचुअल इंडक्शन। इज म्यूचुअल इंडक्शन कैसे कह सकते हो? रटने वाली कोई बात नहीं है। इस वायर के पास एक्चुअल करंट है, इस वायर के पास कोई करंट नहीं है। अगर इसके पास भी ये करंट पहुंच रहा है तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ? म्यूचुअल इंडक्शन। एक के पास है, दूसरे के पास पहुंच रहा है विदाउट बीइंग एक्चुअल कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो आपने लिखा प्रिंसिपल इज म्यूचुअल इंडक्शन। एक लाइन इसमें ऐड करो, एक लाइन, हाँ अगली लाइन से शुरू करना। इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस which is either which is either used to increase which is either used to increase or decrease
द वोल्टेज, हेल्प करो बैठ जाए, द वोल्टेज इन AC circuits, in AC circuits through mutual induction, through mutual induction. Next line. Next heading. Principle हो गई फर्स्ट हेडिंग. सेकंड कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन वैसे सोच रहे थे पढ़ने को दे देता, बट करा ही दे रहा हूं. यहाँ पहली लाइन लिखो. इसके अंदर में सब हेडिंग डालना. कॉइल, COIL, कॉइल. इट कंसिस्ट two coils wound on same core. wound on same core, ज्यादा नहीं लिखा है. same core. एक सेकंड. हेलो, मान गए सर. मैं wound on same core. It consists two coil wound on same core, बंधी हुई हैं सेम कोर पर दो कॉइल्स. one has actual power by AC source, ठीक है, फुल स्टॉप. an alternating current passing through, जिसमें पावर होती है उसको प्राइमरी कॉइल बोलते हैं, दूसरी वाली को सेकेंडरी बोलते हैं. an alternating current passing through the primary coil create a continuously changing flux through core. continuously changing flux through core, इस बात को समझते हैं, फिर आगे चलेंगे. कैसे? करंट लेट्स से 0 से 10 एम्पियर की तरफ इंक्रीज होना शुरू हो रहा है. एसी है, 0 से 10 जाएगा, 10 से 0 जाएगा, 0 से चलता रहेगा. लेकिन 0 से 10 जा रहा है, एक पिक्चर तो इमेजिन करनी पड़ेगी ना. तो करंट जा रहा है, तो साथ साथ क्या होगा, अगर करंट ऐसा जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी घूमनी शुरू होगी, ऐसी ऐसे इन सबसे निकलनी शुरू होगी, यूं निकलनी शुरू होगी, और ये बढ़ती जाएगी. आयरन कोर इसलिए लगाया है, अभी ये हेडिंग डाल के लिखना आगे, ठीक है. आयरन कोर इसलिए लगाया कि बिकॉज ये फेरोमैग्नेटिक है, ये इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बाहर जाने देगा ही नहीं, भले ही वो बाहर जा रही हो. मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में भी तो यही काम करता था. ये जब यूं कॉइल लगाई थी, बीच में एक आयरन कोर थी, तो ये बाहर जाने देगा ही नहीं. ये एक्चुअली में ऐसे जाने की बजाय ये लाइंस ऐसे घूमना शुरू कर देगी अंदर.
तो इससे तो पास हो ही रही थी, ये बढ़ते बढ़ते रेडियस बढ़ता, इससे वैसे भी पास होती, रेडियस जब बढ़ जाता। तो कुल मिला के ये बाहर जाने से रोकने के लिए ये आयरन कोर यूज हुआ है, जिसका यूज अभी हमने लिखा नहीं है। वाई आयरन कोर, ये भी मैं लिखवाता हूं, ठीक है। पहले इतना कितना लिखा हमने, फ्लक्स थ्रू कोर, इतना ही लिखा है। दिस चेंजिंग फ्लक्स, नेक्स्ट लाइन, दिस चेंजिंग फ्लक्स induces an alternating EMF, बिल्कुल करेगा, क्योंकि इसमें जब पहुंचेगा तो वो फ्लक्स चेंज हो रहा है लगातार, ठीक है। पहले लिख लो, अल्टरनेटिंग ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल। मैंने जो लिखवाया है मैं उसका मतलब बता रहा हूं, आप एक बार उसको पढ़ो जो आपने लिखा है, फिर मैं बताता हूं, फिर पढ़ना, क्लियर, ठीक है। यहां से क्रिएट होगी मैग्नेटिक फील्ड, इसमें पास होगा तो यहां पर करंट इंड्यूस होगा, बेसिकली ईएमएफ इंड्यूस होगा, फिर करंट इंड्यूस होगा। यहां वाला करंट जिस नेचर का है, यहां वाला करंट भी तो उसी नेचर का होगा, यानी ये इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, इसी तरह वो भी इंक्रीज कर रहा होगा फिर डिक्रीज कर रहा होगा, यानी यहां पे जो करंट पहुंचेगा वो सीधा सीधा, आप देखो, आप ऐसे सोचो, मैं इस बात को ऐसे समझता था पहले कि यहां पर एक पर्सन है, बीच में पानी है, तो यहां पर ये लैंड है, ये पानी है, ये अगेन लैंड है, और ये एक पर्सन है, इसको जाना है उस साइड, तो यहां पर ही एक्चुअल प्रेजेंट है। अभी जब इसके अंदर से जाएगा तो तुम्हें दिखेगा नहीं, स्विम करके जा रहा है, लेकिन जा तो यही रहा है, वापिस यहां पे दिखने लग गया। अगर ये यहां थी पावर, अब यहां दिखने लग गई, तो ये गई है, एक्चुअल ट्रांसफर हुआ है, बस उसने मीडियम चेंज किया अपना। ये पानी के थ्रू गई है, ये फील्ड लाइंस के थ्रू पहुंची, अपना चेहरा चेंज करके वहां पे पहुंची है, ठीक है, पावर वही है। इस पे क्वेश्चन था, अभी नहीं, ईएम वेव से आता है, डिस्प्लेसमेंट करंट नाम का है, चलो जब आएगा तब का तब देखेंगे, अभी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, वाई आयरन कोर, वाई आयरन कोर, सब हेडिंग ऑब्वियसली। तो क्या आपको भी लगता है कि बस ये कीवर्ड्स यहां पे लिख के छोड़ देना चाहिए, स्टेटमेंट लिखे वो आप देखना, फेरोमैग्नेटिक, हाई मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, लेस पावर लॉस या लेस मैग्नेटिक फ्लक्स लॉस, ठीक है। अभी इससे एक स्टेटमेंट बना के लिख डालो, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, हाई मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, लेस मैग्नेटिक फ्लक्स लॉस, सो लेस पावर लॉस, इससे बना के लिख डालो। मैं क्वेश्चन ना भूल जाऊं इसलिए मैं लिख रहा हूं कि बात तो समझ आ रही है सर कि आयरन कोर है, और हमने उसका रीजन लिख दिया। सर ये ऐसे शीट की फॉर्म में क्यों है, यहां पर एक ब्लॉक की फॉर्म में भी तो रखा जा सकता था, तब भी तो आयरन कोर ही होता, शीट की फॉर्म क्यों? तो मैंने लिख के छोड़ा है, मैं इसका आंसर दूंगा अभी कुछ देर में, क्योंकि इसका आंसर टॉपिक के एंड में देना सही है। कंस्ट्रक्शन हो गया, प्रिंसिपल हो गया, अब हम करेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। उससे पहले एक लाइन लिखो। अच्छा एक बात मुझे बताओ, क्या आपको दिख रहा है ये कि जब ये अपनी बढ़िया करंट स्टेट पर होगा, स्पीड में चेंज हो रहा होगा, जितनी फ्लक्स लाइन यहां से पास हो रही है उतनी यहां से भी पास हो रही होंगी, जितनी फ्लक्स लाइन यहां से पास हो रही है इस कॉइल से, उतनी ही यहां से पास हो रही होंगी। लिखो एक लाइन, एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस of force are closed curves, अब जो मैं लिखवा रहा हूं उसे डबल अंडरलाइन करना, ठीक है। द फ्लक्स पर टर्न of primary must be equal to flux per turn of secondary,
इसको डबल अंडरलाइन कर लेना बेटा, ठीक है। फ्लक्स पर टर्न ऑफ प्राइमरी इज इक्वल्स टू फ्लक्स पर टर्न ऑफ सेकेंडरी। नाउ नेक्स्ट हेडिंग, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या फिर मैथ्स या खाली एक्सप्रेशन, जो भी लिखो। नेक्स्ट हेडिंग मैथ्स। क्या लिखा बच्चों हमने, देखो, फ्लक्स पर टर्न ऑफ प्राइमरी इज इक्वल्स टू फ्लक्स पर टर्न ऑफ सेकेंडरी। आपने जो लिखा मैंने उसको मैथमेटिकली लिखा, बस इतना ही तो किया। मैं नेक्स्ट स्टेप अगर ऐसे कर दूं तो क्या किसी को कोई आपत्ति? बोलो भाई, कोई परेशानी? इट्स अ सिंपल मैथमेटिकल बैलेंस इक्वेशन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम व्हिच इज चेंजिंग फ्लक्स, दैट्स व्हाई फ्लक्स का डिफरेंशिएशन नंबर ऑफ टर्न्स का थोड़ी करेंगे। मैथमेटिकल आंसर भी आपको मिल रहे हैं। डी फाई पी बाय डी टी इज इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ प्राइमरी कॉइल। डी फाई एस बाय डी टी इज इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी कॉइल। वेरी इजी, बिल्कुल इजी। तो बेसिकली ईपी बाय एनपी इज इक्वल्स टू ईएस बाय एनएस। इसको बॉक्स में ले लेना बेटा। फिर आगे लिखना, मैं इस साइड लिख रहा हूं, मेरे पास स्पेस कम है, आप कंटिन्यूअसली लिखना। एस पावर का एक्सप्रेशन P इज इक्वल्स टू ई आई, और पावर तो कांस्टेंट होता है। तो यहां से अगर मैं इसको प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए लिख दूं तो ये लिखा हुआ है ईपी आई पी इज इक्वल्स टू ई एस आई एस। E फॉर प्राइमरी, S फॉर सेकेंडरी। लिख सकते हैं x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 y2। सिंपल बेसिक मैथ्स बच्चों। Can I say EP by ES is equals to IS by IP? And from here, can I write EP by ES? सुनना, EP by ES is equals to NP by NS इस इक्वेशन से, और यहां से बोल सकता हूं इज इक्वल्स टू IS बाय IP। दोनों को कंपेयर किया बेटा, बस दोनों को कंपेयर किया और कुछ भी नहीं है। P फॉर प्राइमरी, S फॉर सेकेंडरी, E मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ, N मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, I मतलब करंट। एक एक चीज क्लियर है? अब जो पार्ट आपने मिस किया था बेटा, मैं उसको एक बार रिकॉल करता हूं। यहां पर वोल्टेज अगर कम भी है ना, तो मैं वहां ज्यादा चाहता हूं ना, तो मैं ज्यादा ले सकता हूं इससे, और अगर ज्यादा है तो मैं वहां कम भी ले सकता हूं। जितनी यहां पर वोल्टेज आ रही है पीछे से, ये मेरी मर्जी है कि मुझे कितनी चाहिए। मुझे अगर मेरे पास 200 वोल्ट आ रहा है और मुझे 500 वोल्ट उससे लेना है, वो भी मैं ले सकता हूं। मुझे 200 वोल्ट से 10 वोल्ट लेना है, वो भी मैं ले सकता हूं। सब कुछ डिपेंड करेगा नंबर ऑफ टर्न्स पे। नंबर ऑफ टर्न्स यहां कम करते चले जाओगे तो फ्लक्स जो यहां से पास हो रहा है वो कम होता चला जाएगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कम होता चला जाएगा। यानी कि सेकेंडरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न अगर NS इज लेस देन NP हुआ, तो जो आउटपुट वोल्टेज आएगी वो इनपुट वोल्टेज से कम होगी। इसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। NS बाय NP अगर मैंने किया तो मेरी आउटपुट वोल्टेज लेस हो जाएगी इनपुट वोल्टेज से। इसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। एंड यू नो वेरी वेल व्हाट इज फॉर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, उसको भी लिखो।
Obviously NS is greater than NP, आउटपुट वोल्टेज विल बी हायर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। तो चार्जर का जो अडेप्टर है वो कौन है? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। मेरे फोन को लेट्स से 30 वोल्ट चाहिए, सॉकेट में 240 वोल्ट है, इसी तरह समझ आ रही है बात? तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, राइट, वेरी गुड। एक लाइन ऐड करना, इट वर्क्स ओनली इन एसी। ऑब्वियसली जब प्रिंसिपली म्यूचुअल इंडक्शन है और म्यूचुअल इंडक्शन में एसी चाहिए था, तो ये तो बताने की जरूरत होनी भी नहीं चाहिए। इट वर्क्स ओनली इन एसी। वी कैन नॉट, नेक्स्ट लाइन, वी कैन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज, नेक्स्ट लाइन, वी कैन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज वोल्टेज एंड करंट साइमल्टेनियसली। भाई पावर तो फिक्स है ना, एक बढ़ाओगे तो दूसरा कम होगा, इसीलिए फोन गर्म हो जाते हैं आपके। फोन इसीलिए हीट करने लग जाते हैं क्या? वोल्टेज अगर डाउन हो रही है तो करंट बढ़ेगा, पावर तो उतनी आ रही है ना। अच्छी डिवाइस नहीं है तो हीट करने लगती है। वैसे क्या, कितनी भी अच्छी डिवाइस ले लो, हीटिंग इश्यू सब में ही आता है, ठीक है। जो बहुत अच्छी डिवाइसेस होती हैं, फिर उनके अंदर एक छोटा सा फैन दे देते हैं, जैसे आपने कुछ लैपटॉप्स में देखा होगा, लगे रहते हैं। फैन क्या करते हैं? हीटिंग तो आएगी, उसका तो कोई इलाज नहीं है, तो कूलिंग कर देते हैं, ठीक है। कहाँ इसमें कैपेसिटर आ गया बेटा? तो ये पढ़ रहे हैं, फोन के अंदर तो फैन नहीं दिखेगा तुम्हें, लैपटॉप में तो दिखेगा, इतनी बड़ी बैटरी लगी होती है। अच्छा तुम कह रही हो कि वो एनर्जी कैपेसिटर क्यों ले लेता? नहीं तो फिर उसमें ऐसे भी तो होता है कि ऐसे तो गर्म होता है, जब पैसे तो एनर्जी करता है ना। अगर नहीं लगा हुआ है उसमें कैपेसिटर तो ठीक है, तो लगा भी तो होना चाहिए। खैर मैं इन सब चीजों के और डिजाइन पे जा रहा, इससे पहले मैंने कुछ बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था, तो उस टाइम नीति वरना तो और क्वेश्चन पूछती, ठीक है। कूलिंग एक बहुत बड़ा इशू है भैया, देखो कूलिंग इशू है, बाहर से तुम्हारे लिए इशू है, मशीन के लिए नहीं है क्या? मशीन भी तो हीट हो रही है। आपने कभी कभी ट्रक ड्राइवर्स को देखा है सामने हेडलाइट के बीच में वो बोनट खोल के चलते हैं? वैसे तो ट्रक ऐसे है पूरा, कभी कभी आप देखो वो छोटा सा पोर्शन ऐसे हवा में करके चलते हैं, उसको कभी याद नहीं ध्यान दिया होगा, ठीक है। आपकी गाड़ी के हेडलाइट के बीच में बहुत बड़ा स्पेस है जहां से हवा जा सकती है अंदर, वो हवा उसी लिए है ताकि इंजन ठंडा होता रहे, ठीक है ना। कूलिंग के लिए, ऐसा कोई डिजाइन नहीं है अच्छा लग रहा है दे दिया। हेडलाइट के बीच में, जो दो हेडलाइट के बीच में जितना बड़ा स्पेस है, उसके अंदर हवा जाने का एरिया है, ढक मत देना उसको कभी, इंजन का टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा। लेकिन क्या खाली हवा पे डिपेंडेंट होते हैं? नहीं, लिक्विड कूलिंग भी एक चीज होती है, अंदर कूलेंट होता है जो इंजन को ठंडा करता रहता है, ठीक है। चलो हम अभी ऑटोमोबाइल नहीं पढ़ने जा रहे हैं, तो मेरा इंटरेस्ट जोन है, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। ये हो गया। अच्छा क्या लिखा था? शीट फॉर्म। बेटा एक बात बताओ कि अब आप इसमें लिखना, हेडिंग डालना, सब हेडिंग पावर लॉस, पावर लॉस या लॉसेस, कुछ भी लिख सकते हो। कितने तरह के लॉस होते हैं? आप में से किस किस के घर में कूलर है? मेरे तो है, एसी भी है, मान के चलते हैं दोनों आपके पास। कूलर जब चलता है तो वाइब्रेट भी करता है, इवन एसी भी कर रहा है, टच करोगे तो पता चलेगा। कूलर ज्यादा तेज करता है, आपको ये वाइब्रेशन ये वाइब्रेशन के लिए हमने खरीदा क्या इसको, कि ये दे दो हमें वाइब्रेशन चाहिए, लेकिन ये है, हमें नहीं चाहिए पर ये है। और इतनी बड़ी डिवाइस अगर ऐसे ऐसे कर रही है, इट मीन्स वो कई ज्यादा बहुत सारी पावर कंज्यूम कर रही है।
आपकी गाड़ी एक जगह खड़ी है, स्टार्ट है, आपने एक गिलास पानी बोनट पे रखा हुआ है, पानी ऐसे ऐसे हो रहा है, आपने ये करने के लिए खरीदा क्या उसको, या उसके फीचर में आया कि आप इसके बोनट पे पानी रखोगे तो ऐसा होगा? ऐसा कोई फीचर तो नहीं था ना, बट वो हो रहा है। वाइब्रेशन इज अ काइंड ऑफ मैकेनिकल इशू जिसको हम आज तक सॉल्व नहीं कर पाए हैं, पर वो होता है। तो यानी यहां भी होगा, विच इज कॉल्ड हमिंग लॉस। हमिंग क्यों? जैसा वो आवाज आती है ना मधुमक्खियों की, काइंड ऑफ। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर या बड़ी मशीन के पास खड़े हो तो ये आवाज आएगी। कोई भी साउंड एक तरह का एनर्जी लॉस है, हमिंग लॉस, ठीक है ना? इट्स अ बेसिकली काइंड ऑफ साउंड एनर्जी लॉस। कोई भी इफेक्टिव यूज पता है तुम्हें? देखो वाइब्रेशन का कोई यूज ही नहीं है, ऐसा लगता है सुनने में। कोई भी इफेक्टिव यूज पता है कि हाँ सर वाइब्रेशन की ये एप्लीकेशन है? एक तो बताया चल उसने, फोन साइलेंट हो तो पता चलता है। खुद थोड़ा सा बड़ा बता दो, अपने से हट के बाहर निकलो थोड़ा सा, थोड़ी दुनिया की सोच के। बिल्डिंग्स को गिराने में बहुत काम आता है। वो मशीन होती है ना, ऐसे वाइब्रेट करती है, वो तोड़ देती है छत वत को। तो वाइब्रेशन के पास इतनी एनर्जी है, और पढ़ते कहाँ से? एसएचएम से वाइब्रेशन शुरू होता है। तो एसएचएम वीक है ना, अच्छा है, बहुत लोग का अच्छा भी है, बट वो कहाँ तक अच्छा है? नेचुरल एसएचएम तक अच्छा है। उसके बाद डैम्पिंग जहाँ घुसनी शुरू होती है, वहां से पढ़ाना ही बंद कर दिया जाता है, और वो सिलेबस का हिस्सा होता है। रेजोनेंस सुना 11 में किसी ने? ठीक है, वो इसी का पार्ट होता है। रेजोनेंस का मतलब होता है हाई मैकेनिकल एम्पलीट्यूड, स्ट्रक्चर टूट जाते हैं जिससे। इसीलिए आप किसी भी सोसाइटी में जाओ जो हाई राइज है, वहां पे जो साइलेंट पावर जनरेटर्स होंगे वो ग्राउंड पे ही रखे होंगे। छत पे जगह नहीं है क्या उनके? ग्राउंड पे रखे रहते हैं, नीचे जमीन पर, बिल्डिंग से भी थोड़ा दूर। क्योंकि छत पे रख दिया तो जितनी बीम्स है ना, सबकी लाइफ 100 ईयर है, 50 कर देगा वो। और जो बहुत ज्यादा टाइम गाड़ियों में घूमते हैं ना, उनकी बॉडी में भी इश्यूज शुरू हो जाते हैं। क्योंकि बोन है हमारे पास भैया, बोन, बोन के पास जॉइंट होते हैं, और अगर जॉइंट लंबे टाइम तक वाइब्रेशंस में रहेंगे ना, इनके बीच का फ्लूइड पास होने लग जाता है। इसीलिए अक्सर ट्रक ट्रक ड्राइवर्स को आर्थराइटिस इश्यूज हो जाते हैं। ये कनेक्शन है सब, आप, मैं बोलता हूं कनेक्टिविटी है। आजकल तो आर्थराइटिस एक कॉमन इशू हो गया, ठीक है? और जिन गाड़ियों में बहुत तेज तेज वूफर बजते हैं ना, जो कि गुड़गांव कल्चर है इवनिंग्स में, उन गाड़ियों के मैकेनिकल कंपोनेंट की लाइफ भी कम हो जाती है। कोई भी मैकेनिकल कंपोनेंट जिसके अंदर वाइब्रेशन है, उसकी लाइफ को कम करेगा, ठीक है? चलो थोड़ा वापस आते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमिंग लॉस से मैं ज्यादा अंदर चला गया, इतना नहीं जाना था। सेकंड, एक बात मुझे बताओ, अगर यहां पर, अगर यहां पर, आप इसको लिखना मत, अभी मत लिखना, बाद में, अगर यहां पर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या यहां पर, और पीछे आ जाऊं, अगर यहां पर चेंजिंग करंट है, चेंजिंग करंट है, तो यहां पर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड भी है, और अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है, फील्ड है, तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स भी है, और अगर ये है तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, एडी करंट वाला कॉन्सेप्ट। और अगर ये है तो एडीज करंट आएंगे, और एडी करंट आते हैं तो क्या करते हैं? हीट जनरेट करते हैं। याद करो उस दिन जिसपे आप, इंडक्शन चूल्हा, वहां तो इंडक्शन चूल्हा, ट्रांसफार्मर में किसको रोटी बनानी है जाके? यहाँ हमारे लिए फालतू की चीज है ये। गर्मी लगी, सर्दी है, ट्रांसफार्मर पे हाथ सेक रहे हैं, ऐसा तो नहीं रिस्की हो ना? इतने रिस्की तो नहीं हो ना तुम लोग? कॉलेज में हमने किया है, हीटर पे मैगी बनाई है। वो कॉलेज टाइम के इश्यूज होते हैं, वो करते, कॉलेज लाइफ की है, चलो छोड़ो ये सब। जो लोग पहाड़ों वहाड़ों पे कभी घूमने जाते हैं ना, तो वहां जल्दी मिलते हैं, बना देते हैं, हीटर अच्छा काम करता है। यहाँ पे तो कुछ नहीं बनेगा ना, हीट लॉस है। ये हीट कहां से आ रही है? ये इस करंट का ही तो यूज कर रही है। और ये करंट कहां है? ये वही तो है जो P इज इक्वल टू ई आई था।
यही यूज होके हीट में जा रहा है, मतलब हीट लॉस। अब इसको थ्योरी में कैसे लिखोगे तुम लोग, मैं लिखवा देता हूं थोड़ा सा। अच्छा, फिर से उसके बाद लिखवाता हूं। ये लॉस तो हो रहा है, अब ये लॉस को मुझे रोकना भी तो है, तो क्या करेंगे, पानी डाल देंगे इस पे। क्या कर देंगे, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, पानी तो नहीं डाल सकते, ठीक है। अगर सॉलिड बॉक्स होता ना ये, तो इसके पूरे अंदर बन रहे होते हैं, अंदर ही अंदर बहुत सारे एडी करंट बन रहे होते हैं। पतली पतली 5-6 शीट लगा दी, तो मैग्नेटिक फील्ड भी हमारी स्टोरेज रहेगी और हीट लॉस भी कम होगा, ठीक है। दिस इज द रीजन कि शीट फॉर्म में रखा जाता है, ठीक है। मैं भी लिखवाता हूं इसको, ये रीजन है कि शीट फॉर्म का यूज किया जाता है। अब लिखो, ड्यू टू, सेकंड लिखना, ये हमिंग लॉस के बाद लिखना, ड्यू टू जनरेशन, बहुत बैक में जाके नहीं लिखेंगे, यहां तो मैंने कई रीजन दे दिए। ड्यू टू जनरेशन ऑफ एडी करंट, ड्यू टू जनरेशन ऑफ एडी करंट, there will be heat accumulation, there will be heat accumulation inside the device which is undesirable, which is undesirable, नहीं चाहिए ना हमें, डिजायरेबल थोड़ी है, अनडिजायरेबल। सारी चीज इसी पे कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए, चाहिए तो रास्ते निकल आएंगे, बिलीव मी, यहां पे भी खाना बन सकता है। चाहिए तो, नहीं चाहिए तो इसको एलिमिनेट करो, ये अपना थॉट प्रोसेस रखा करो। जिस भी चीजों में आप लोग इन्वॉल्व हो, मैं नहीं जानना चाहता, चाहिए आपको आगे तक वो चीज एज ए फ्यूचर, काम है, पढ़ाई है, चाहिए तो पूरा घुस जाओ, नहीं चाहिए एलिमिनेट करो, बीच में मत फंसे रहो, सैंडविच बन जाता है इंसान, मैं आपको बता रहा हूं। चाहिए तो लग जाओ, नहीं चाहिए तो एलिमिनेट कर दो पूरी तरह। 0 या 1 बाइनरी कोड, दशमलव नहीं चलता, ठीक है। कनेक्टिंग बातें हैं बेटा मेरी, इनको सीखो और आगे बढ़ो लाइफ में। सो टू reduce this heat loss, so to reduce this heat loss, instead of solid block, metallic laminated sheets accepted as a core structure, accepted as a core structure। तो अगर कहीं कल को वाइब्रेशन लॉस भी लिखा हो तो दैट इज हमिंग लॉस, सेम चीज। एक चीज पे आपको थोड़ा सा पढ़ के आने को बोल रहा हूं, एक तरह का एक और लॉस होता है कॉपर लॉस, पढ़ के आना इसको, लिखो कॉपर लॉस, लिखो। एक कॉइल किस चीज की बनी हुई, ये कॉइल वायर, ठीक है, पढ़ के आना इसको, हाँ ठीक है बच्चों। तो हमने बड़े बड़े जो, अब तो सीबीएसई इनको उस तरीके से नहीं देता है, पहले ये टॉपिक्स 5 मार्कर्स के चहीते होते थे, तो इसको एंड टाइम पे रट के जाते थे लोग। ट्रांसफार्मर, मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर, एसी जनरेटर, नेक्स्ट हेडिंग, ये उन 5 मार्कर्स में से भी होता था और काम भी। एसी जनरेटर, इलेक्ट्रिकल जनरेटर और डायनेमो, और शादी बारात के पीछे, टेंट के पीछे लगे होने वाली ठक ठक करने वाली डिवाइस, ये वही है जो
डीजल डाल दो तो चलती रहती है। ठीक है, देखो क्या क्या पढ़ना पड़ रहा है। साइंस ले ली तुम लोगों ने, क्या क्या फालतू की पढ़नी पड़ रही है? फालतू की चीजें हैं, यही काम की चीजें हैं। ठीक है, डायनेमो, इलेक्ट्रिकल जनरेटर, या फिर एसी जनरेटर। अब मैं बहुत पीछे जा रहा हूं एक बात को टच करने, बहुत तो नहीं, मतलब मैग्नेटिज्म का फर्स्ट लेक्चर, ठीक है, वहां पे एक बात को टच करूंगा मैं, तब इधर आऊंगा। मुझे एक चीज बताओ, बस साइड में रफ में कर रहा हूं। हमने ये कॉइल है और EMI फाई इज इक्वल्स टू BS cos थीटा। फाई को चेंज करने के बहुत सारे तरीके पड़े थे, उसमें से एक तरीका पड़ा था थीटा को चेंज करना। तो थीटा को चेंज करने के लिए हमने क्या किया था, इस कॉइल को यहां से रोटेट करवा दिया था, राइट। मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ बेटा, अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, लेट्स से। तो जैसे जैसे लेट्स से मेरा हाथ है और मैग्नेटिक फील्ड यूं आ रही है अंदर की तरफ, मेरे हाथ का एरिया वेक्टर मेरी तरफ, मैग्नेटिक फील्ड मेरी तरफ, ठीक है। अभी थीटा कितना है, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2, 90। मैग्नेटिक फील्ड यूं है बेटा, यूं। अभी एरिया वेक्टर 0 डिग्री, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये एरिया वेक्टर, दोनों इधर है, मतलब मेरा हाथ इधर है। अब मेरा हाथ घूम रहा है, एंगल देखो, 90, 180, 270, 360। तो मेरे हाथ के साथ क्या हो रहा होगा, रोटेशनल। अब सोचो कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है और मेरे हाथ में एक वाटर जेट है, जेट, वाटर जेट है, और मैं ऐसे लाके बस इसके इस साइड पे मारना शुरू कर दूं, ये घूमना शुरू हो जाएगा, हो जाएगा। दूसरा तरीका, घर पे चावल पक रहे थे कुकर में, तो कुकर की सीटी तोड़ दी मैंने, तो निकली स्टीम बहुत तेज, कुकर को लाके यहां लगा दिया साइड में, घूमना शुरू हो जाएगा। पहला वाला है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, दूसरा वाला है थर्मल पावर प्लांट। कापासेड़ा बॉर्डर दिल्ली में लगा हुआ है, बदरपुर बॉर्डर फरीदाबाद में लगा हुआ है, जो यहां बिजली देता है शहरों में। पहाड़ों में थर्मल पावर प्लांट, वो हाइड्रो पावर प्लांट, ये जो डैम के पानी छोड़े जाते हैं ना, वो वहीं से छोड़े। वो डैम करता क्या है, वो पानी को चढ़ाता है पहले ऊपर तक, नीचे क्या हो गई, ऐसे कॉइल रखी रहती है, पानी चढ़ गया, अब पानी को गिराएंगे, तो जैसे इस पे, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ इधर है साउथ इधर है, ठीक है ना, नॉर्थ ऐसा है साउथ ऐसा है, ये रही, और ये छत पे पानी चढ़ा दिया, अब गिराएंगे तो इस पे गिरेगा नोजल की तरह, और ये घूमना शुरू, और लगातार क्या चेंज हो रहा है, फ्लक्स लगातार चेंज हो रहा है, लगातार फाई चेंज हो रहा है। इतना ही समझ पा रहे हो तुम लोग, इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है, करंट आ रहा है, लगातार आ रहा है। हम अभी सीखेंगे कितने एंगल पर कैसे कैसे, अभी वो सीखने वाले। विंड मिल भी, विंड पावर टर्बाइन, ये समझो जिस दिन मनुष्य ने ये सीख लिया कि देयर इज समथिंग एग्जिस्टेंस ऑफ रोटेशनल पावर, क्रांति उसी दिन शुरू हो गई थी, उसी दिन शुरू हो गई थी। मैं कुछ मिस नहीं करना चाहता, तो अगर रोटेशन नहीं होगा तो ये होगा। आज भी हम इससे आगे नहीं बढ़ पाए हैं, आज भी यही चल रहा है,
1850 के आसपास जो न्यू रेवोल्यूशन थे तब भी यही था, आज भी यही है। इसके लिए इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, सबको बिजली चाहिए, एसी तो जाके खटाक से हर कोई ऑन करता है ना, इसको स्टोर नहीं कर सकते। प्रॉब्लम अल्टरनेटिंग करंट को, ये अल्टरनेटिंग करंट है बेटा, ये फाई लगातार चेंज हो रहा है, ये 0 भी होगा, ये 180 भी होगा, तो फाई भी देखो यहाँ 0 भी होगा या 180 भी होगा या 360 भी होगा, फाई की वैल्यू 0 भी जाएगी, मैक्सिमम भी जाएगी, फिर मिनिमम जाएगी। इससे आने वाला इंड्यूस्ड ईएमएफ फिर से तेज बढ़ेगा, फिर 0 हो जाएगा, चेंज होता जाएगा। मुझे अभी इंट्रोड्यूस कराना है, एसएचएम पढ़ाना है मेरे को, थोड़ा सा पढ़ाना पड़ेगा यहाँ पे, है बेटा। पानी सूख गया तो तुम तो बहुत बड़ी बात कर रहे हो, इंडिया के पास पानी की बहुत कमी नहीं है, उछल रहा है ना, देखते हैं पानी कैसे सूख जाएगा। अच्छे क्वेश्चन है, अब तुम लोग इकोनॉमिकल क्वेश्चन कर रहे हो, पानी सूख जाएगा तब क्या, इसीलिए तो बोलते हैं सोलर पे आओ, हर घर सूर्य योजना मोदी जी द्वारा चलाई गई है, सोलर पावर प्लांट लगाओ, मैं एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन लगाओ, लगाना है तो। कुछ लोग विंड टर्बाइंस का यूज करते हैं, अगर आप थोड़ा साउथ में जाओगे तो वहां आपको लगा मिलेगा, गुजरात साइड में विंड का उतना अच्छा स्ट्रक्चर नहीं है नॉर्थ इंडिया में, ये बस थोड़ी बहुत तूफान आ जाते हैं बस। अगर सोचो विंड चलने लग जाए तो कितना अच्छा, ये उससे घूमने लग जाएगा, हमें उससे बिजली मिल रही है ना, ठीक है। और एक और तरीका होता है, इसको लगा देते हैं, हाँ बेटा, एक दो लोगों को बिठा देते हैं कि जाओ पूरे शहर के लिए बिजली बनाओ, और साइकिल चला चला के वो लोग मर जाए, कैसे बनाएंगे? उसका कहना है कि, तो इसका एक तरीका होता है, जो आजकल साइकिल आती है पावर वाली, जो बोलती है सेल्फ चार्जिंग है, वो सेल्फ चार्जिंग का मतलब क्या है, जब आप साइकिल चलाओगे ना तो आप इसी को घुमा रहे होते हो, इसी को घुमा रहे होते हो, तो ये क्या है, पावर प्रोड्यूस करने लगता है, यहां से ई वहां से आई, तो आप देखते हो कुछ लोग बोलते हैं साइकिल चलाओ हम फोन चार्ज कर सकते हैं उससे, अब तो कॉमन हो गया है, अब तो एटलस में भी आ गया भैया, किसी का स्टार्टअप था शार्क टैंक में, तो उसने बैट लगा दी थी, तो आप साइकिल चलाओगे तो पीछे, अगर कभी भी कोई एक नॉर्मल साइकिल देखो जिसमें कोई अरेंजमेंट लगा हुआ हो, कुछ भी अरेंजमेंट समझ लेना यही सिस्टम लगा हुआ है, वो चला रहा है, वो चार्ज हो रही है, ठीक है। इसको घुमाना है, कैसे घुमाओ, फूंक मार के घुमाओ, हाथ से घुमाओ, इस पे चढ़ बैठो, तुम्हारा मन। किसी ने कहा कि सर आदमी नहीं घुमा, आदमी घुमा अपने लिए बिजली ले सकता है, मास में चाहिए, मास में कहां से लाओगे, बड़े बड़े डैम बनाने पड़ेंगे, डैम बनाओगे तो क्या होगा, मैं थोड़ा ऑफ द टॉपिक निकल रहा हूं, डैम बनाओगे तो क्या होगा, आप इकोलॉजी को सीधा सीधा एक्सीडेंटल शेप में ले जाते हो, टेरेन वैसा है ही नहीं, रिवर कोस्ट चेंज हो जाते हैं, इकोलॉजी जो वहां की लाइफ है वो डिस्टर्ब होती है डैम से, सिल्ट जितना आता है उससे कम आया ज्यादा आने लगता है, ये प्रॉब्लम है, इसको किसको सॉल्व करना पड़ेगा, जब घुसोगे इसमें तब तो सॉल्व करोगे, इसीलिए गांव के गांव खाली कराए जाते हैं बेटा, डैम के आसपास के एरिया में गांव नहीं होते, तो जहां पे कोई भी नया डैम बनना होता है, देखो वहां के लोग प्रोटेस्ट करते हैं, क्योंकि उनकी जमीनों का एक्विजिशन होगा, भाखड़ा नांगल डैम, बड़े बड़े डैम है ये तो, एक आध मैंने पंजाब में दुनिया भर के डैम है, ठीक है। इसी डैम को तो क्लोज कर दिया है कुछ दिन पहले इंडिया ने, इंडियन वाटर ट्रीटी, सिंधु ट्रीटी जो है उसके थ्रू पाकिस्तान में पानी जाना रोक दिया है, इन्हीं डैम्स के थ्रू, तभी वहां से थ्रेट्स आनी शुरू हो रही है, धमकियां, हमारा बहुत सारा पानी पाकिस्तान में जाता है, लगभग बहुत सारा, तो उसको रोक दिया, अब तुम डैम पे लाए तो मैं थोड़ा पीछे आता हूं, आप इन कहीं और ले जाओगे मेरे को, ठीक है। तो एक लास्ट में यूज बता रहा था कि ओशियन है, ओशियन के आपने बीच पे लगा दिया इसको, सर वहां कौन क्या चल रहा है, हवा नहीं, टाइड्स आती हैं, टाइड्स जब आएंगी तो यहां तक पानी भरा रहेगा, और अगर ये बहुत बड़ा एरिया में लगा दोगे, बहुत बड़े एरिया में, तो टाइड का हाइट काफी होता है, वो इसको घुमाती हुई ले जाएंगी वापस, ज्यादा नहीं तो थोड़ी जनरेट होगी। एक बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर था, बहुत पहले मैंने गुड़गांव में देखा था, आज भी लेजर वैली पार्क में लगा हुआ है, राजीव गांधी वाला
वहां पे एक छोटा सा एरिया है लेदर वैली, वहां का विजिट करो, इतनी सारी गाड़ियां हैं हर मेट्रो सिटीज में। आप जो ब्रेकर लगाते हो वो ब्रेकर रोलर वाले लगा दो, जो रोड पे ब्रेकर्स हैं उनको रोलर वाले लगा दो कि जब उस पर गाड़ी जाए तो वो रोल हो जाए। और इस साथ में कॉइल है, एटलीस्ट ट्रैफिक के लिए तो आप बिजली वहीं से ले सकते हो। ठीक है, ये ऐसा थोड़ी है कि गवर्नमेंट को मालूम नहीं है, हमसे बड़े बड़े इंजीनियर बैठे हुए हैं वहां पे, पर फंड खाने से फुर्सत हो तब ग्राउंड पे एग्जीक्यूशन होगा। ठीक है, क्या ये सिंपल सी पॉलिसी है? इतना बड़ा ट्रैफिक है, ये नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, जबकि मॉडल लगा हुआ है राजीव गांधी लेजर वैली पार्क में। मैं तो जो भी है समझ, आप बात को समझो, ये कनेक्टिविटीज है। तो हमें तो बस बिजली बनानी है। एक लास्ट बात मैं कहूं, पानी इतनी हाइट पे है कहां हमारे पास, मैक्सिमम एरिया इंडिया का प्लेन है। इकोलॉजी कहां, समुद्र में जाके बनाओगे इसको? नहीं, पहाड़ों पे तो बन रही है। फिर हम थर्मल पावर प्लांट यूज करते हैं। थर्मल के लिए क्या चाहिए? कोल चाहिए। कौन सा कोल चाहिए? एंथ्रासाइट चाहिए। हमारे पास क्या है? एंथ्रासाइट सबसे हाई ग्रेड का कोल है। हमारे पास सबसे ज्यादा पीट या बिटुमिनस जो सबसे लो ग्रेड है वो सबसे ज्यादा है। कहां से लेते हैं? चाइना से लेते हैं। हम इंपोर्ट करते हैं सबसे ज्यादा कोल। तो बोलते हो ना चाइना को बंद कर दो, बंद कर दो, बिजलियां बंद हो जाएंगी तुम्हारे घर की। ठीक है, ये जो है ये इश्यूज होते हैं जो हर चीज के कोर में ये है। जितनी भी आज के टाइम में चीजें चल रही सबके कोर में यही सब चलता है। ठीक है, वो मैं इस पे डिस्कशन नहीं करता हूं, तो बात ये है कि नहीं हो पाता है। ठीक है, अच्छा मटेरियल होगा तो जल्दी टूटेगा नहीं। मिनरल्स, अच्छा मिनरल्स कहां है हमारे पास? हमारे पास नहीं है नहीं, या हम ढूंढ नहीं रहे, हम ढूंढते नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत वीक है। इलेक्शन करने से छुट्टी मिले तब तो करेंगे। जिन कंट्रीज का स्ट्रांग है उनके पास सब कुछ स्ट्रांग है। इसलिए बोलता हूं आगे तक पढ़ाई करो, कि यूजी यूजी के आसपास मत रुक जाना कि इतने का पैकेज लग गया छोड़ देते हैं। पढ़ाई करो आगे। ठीक है, तब जाके तो कुछ खुद कर पाओगे और कुछ देश का। अब आ जाओ इधर, ये स्ट्रक्चर था भाई। ठीक है, ज्ञान बहुत ले लिया तुम लोगों ने उसको। अब एक काम करते हैं बेटा, पहले मैं थोड़ा सा तुम्हें एसएचएम समझाना चाहता हूं। ठीक है, पहले मुझे एसएचएम समझाना है। तो एसी जनरेटर तो चल रहा है टॉपिक, बट पॉज करके वहीं लिख देना कि लेट्स रिकॉल समथिंग अबाउट एसएचएम, क्योंकि इसके बिना बात नहीं बन पाएगी। ये चैप्टर पूरा मैथमेटिकल कोर है। ठीक है, एसएचएम का मतलब क्या है? कोई भी पार्टिकल अपनी जगह पर टू एंड फ्रो ऑसिलेट हो रहा है, दैट्स इट। वो टू एंड फ्रो ऑसिलेट हो रहा है, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। इसको बोलेंगे मीन पोजीशन। ये है फिगर नंबर 2। सर 1 कहां है? रुक जाओ। तो ये पार्टिकल कभी यहां है, कभी ये यहां है, और फिर कभी ये यहां है। तो ये इस बात को नहीं छोड़ रहा है, ऐसे ऐसा होता जा रहा है। ठीक है, मैं क्या करने में इंटरेस्टेड हूं, मैं इस पार्टिकल, इसका सीधा सीधा यूज करूंगा। अभी जब मैं इसी जनरेटर को आगे खोलूंगा, इसका सीधा सीधा यूज, या इसको मुझे समझना है अगर, तो मुझे इसको प्लॉट करना पड़ेगा सर्कुलर मोशन पर। नींद आ रही है? सी, सोना तो जिंदगी भर है। ये पार्टिकल अभी यहां पर है, मैं एक सर्कल बना रहा हूं बेटा, बना दिया, बढ़िया बना है। सुनो, अब सुनना जरा। ये सर्कल ऐसा है कि मैं ऐसे कुछ घुमा रहा हूं, या थ्रेड, ये स्टोन घुमा रहा हूं यूं। ठीक है, अब सुनना, ये एक वॉल है, वॉल वॉल, दीवार,
दीवार, यहां से टॉर्च मार रहा हूं मैं, यहां से टॉर्च मार रहा हूं, टॉर्च। अभी सोचो ये फिगर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, अब सोचो ये फिगर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, सिर्फ ये ही है, ये हूं मैं, गोल गोल सेंटर, मेरा हेड दिख रहा है तुम्हें, मैं यूं घुमा रहा हूं, यूं यूं, तुम देख रहे हो, दिख रहा है तुम्हें, तो ये यूं जाएगा। अब सोचो कमरा एकदम अंधेरा है, यहां से तुमने टॉर्च मारी, ये पार्टिकल यहां पे वॉल पे ऐसे ही दिखेगा, ये पार्टिकल जब यहां पहुंचेगा तो ये यहां कहां दिखेगा, यहां दिखेगा, ये जब यहां पहुंचेगा तो कहां दिखेगा, यहां दिखेगा, ये जब यहां होगा अगेन कहां दिखेगा, यहां दिखेगा, फिर ये यहां पर होगा तो यहां दिखेगा, फिर ये यहां पर होगा तो यहां दिखेगा, फिर ये यहां पर होगा तो यहां दिखेगा। अब ये पूरा सर्कुलर मोशन पे आप देखते जाओ कि मैंने इसके अलग अलग पोजीशन को सर्कुलर मोशन पर ट्रेस किया। एक्चुअल में तो ये हो ही नहीं रहा है, हो तो ये रहा है, पर मैंने ये क्यों बनाया, क्योंकि थीटा नाम की जो चीज आएगी उसको मैं यहां पे नहीं दिखा सकता तुम्हें, थीटा सर्कुलर मोशन के साथ एसोसिएट होता है, लीनियर के साथ थीटा का क्या मतलब। तो यानी कि ये पार्टिकल जब यहां पर होगा तो ये एंगल कितना बना रहा होगा, थीटा, लेट्स से थीटा, ये थीटा चेंज होता जा रहा है, ये थीटा चेंज होता जा रहा है ना, तो थीटा चेंज होता जाएगा तो यानी कि पार्टिकल की पोजीशन चेंज होती जाएगी, ये बात सही है। और ये पार्टिकल की पोजीशन को मैं नाम क्या दे दूं, वाई, वाई नाम है डिस्प्लेसमेंट का। क्या यहां पर वाई जो है वो फंक्शन है थीटा का, सोचना है ना, मैं मैथ्स में घुस रहा हूं सीधा सीधा, वाई किसका फंक्शन है, थीटा का। वाई क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट वाई है, ये वाई है, लेकिन थीटा चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा, तो वाई सीधा सीधा थीटा का फंक्शन है, और थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी होता है, ये किस किस को नहीं पता है, फ्रॉम रोटेशन ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन टाइम, angular speed is equals to angular displacement upon time, similarly linear speed is equals to linear displacement upon time, right? Now see, y is the function of what, time, यानी ये टाइम पे डिपेंड करेगा कि ये इस पार्टिकल की पोजीशन यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर, कहां पर, ठीक है। मुझे बताओ, आपको आपने फाई की इक्वेशन क्या लिखी थी, बी एस कॉस थीटा, मैं लिख दूं फाई इज इक्वल्स टू बी एस कॉस ओमेगा टी, लिख दूं, मैं लिख दूं डी फाई बाय डी टी इज इक्वल्स टू माइनस, डिफरेंशिएशन हो रहा है, माइनस बी ओमेगा एस साइन ओमेगा टी, ठीक है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो n लगा दिया, बुक्स में s को एरिया लिखा होता है तो मैं इसको लिख दूं एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, कोई परेशानी तो नहीं हो रही तुम्हें, सही चल रहा है, इतना इतना सही चल रहा है। मैथ्स में ऐसा कौन सा फंक्शन है जो टाइम के साथ अपनी पोजीशन टू एंड फ्रो पर चेंज करता है, सिर्फ दो ही है, साइन और कॉस। टू एंड फ्रो का मतलब क्या, कि आप कुछ वैल्यू रखोगे तो वो मैक्सिमम भी दे सकते हैं, मिनिमम भी दे सकते हैं, और इन बिटवीन ऑसिलेट करते रहेंगे। तो अगर मैं लिख दूं y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, यहां पर एक है, यहां पर एक है, यहां पर है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, a इज व्हाट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, ये क्या निकल के आया,
फाई, अब वाई की जगह क्या है, फाई कॉस ओमेगा टी, यानी एम्पलीट्यूड क्या है, एनबीए। एस एरिया, ई क्या निकल के आया, अगर मैं इसको कंबाइन करके ई नॉट लिख दूं तो ई नॉट साइन ओमेगा टी हो गया क्या। ई नॉट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पर, और अलग अलग वैल्यू पर साइन मैक्सिमम भी जाता है मिनिमम भी जाता है, तो अलग अलग वैल्यू पर इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम पर भी पहुंचेगा और मिनिमम पर भी पहुंचेगा, अलग अलग वैल्यू पर फाई मैक्सिमम पर भी पहुंचेगा मिनिमम पर भी पहुंचेगा। भी कंपेयर नहीं कर रहा हूं मैं इन दोनों, किसका एम्पलीट्यूड ज्यादा बड़ा है, इसका ज्यादा बड़ा है या इसका ज्यादा बड़ा है, नीचे वाले का ज्यादा बड़ा है। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ E इज ग्रेटर देन फाइव। साइन और कॉस के कर्व ध्यान है, दिमाग में है, नहीं भी होंगे तो कोई नहीं, काम आएगा यहाँ पे। अब एक बात बताओ मुझे, ये टाइम है टी, भले पार्टिकल ऑसिलेट हो रहा है, वो तो अपनी जगह पे ऑसिलेट हो रहा है, टाइम कभी रुकेगा, टाइम तो चलता जाएगा। तो टाइम सपोज यहां पर है, पार्टिकल यहां पर है, फिर टाइम यहां पर है, फिर पार्टिकल यहां पर है, फिर टाइम यहां है, पार्टिकल यहां है। जब आप इन सबको मिला डालोगे ना तो ग्राफ ऐसा ही बनेगा। ये y कोऑर्डिनेट्स, ये x कोऑर्डिनेट, जब भी इनको मिलाओगे ग्राफ इसी तरह के बनेंगे। ये समझाने के लिए कि थीटा कैसे इन्वॉल्व हो रहा है यहां पर, तो कभी भी थीटा नाम आएगा ना तो उसको सर्कुलर मोशन में देखना है। अब एक चीज और समझो जिसका नाम है फेज डिफरेंस। ठीक है, फेज डिफरेंस क्या होता है, ये सब बीच में पूरे चैप्टर में चलता रहेगा। फेज डिफरेंस का मतलब ही हो गया, डिफरेंस मतलब क्या, दो वैल्यूज का डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब ही होता है दो वैल्यू में आप कुछ निकाल रहे हो, तो दो वैल्यू कौन सी, लेट्स से ये ब्लू वाली बॉल जब यहां थी तो रेड वाली बॉल, एक और बॉल है बेटा यहां पर, वो यहां थी, जब ब्लू वाली यहां थी तो रेड वाली यहां थी। अब जब रेड वाली यहां पर है तो देखो, अभी ये देखो, ये ब्लू वाली यहां पर है और रेड वाली यहां पर है, ठीक है ना। अब ये पोजीशन है इनिशियल, ये ब्लू वाली की, रेड वाली की। ब्लू कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, तो रेड भी तो पीछा कर रहा है, यहां कहीं होगा, होगा, मतलब दोनों अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर अलग अलग टाइम में पहुंचेंगे, और उस टाइम पर इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो एंगल फेज डिफरेंस होता है, लीड और लैग वाला, पढ़ लिया। अच्छा ठीक है, अभी के लिए मैं इसको थीटा दिखा दे रहा हूं, क्योंकि मैंने यहां पर एक वैल्यू और यहां पर एक वैल्यू ले लिया तो थीटा हो गया। तो फेज डिफरेंस का मतलब क्या, कि एक पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन और दूसरी पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन में जितना एंगल है, अभी मैं एक मिनट पहले तक ये रेड वाला पार्टिकल यहां नहीं था तो फेज डिफरेंस की बात नहीं हो रही थी, अब मैंने एक और एंटिटी को रखा है। तो बेसिकली अगर मैं फेज डिफरेंस ले रहा हूं तो मैं किसी चीज से कंपेयर कर रहा हूं, ब्लू वाले पार्टिकल का मैं बोल रहा हूं कि फेज डिफरेंस 30 डिग्री है, इसका मतलब ये 30 डिग्री आगे है किसी और पार्टिकल से। अगर ये यहां पहुंच गया है, ब्लू वाला यहां पर है लेट्स से, और रेड वाला यहां पर है, तो अगर मैं बोल रहा हूं फेज डिफरेंस 30 डिग्री है तो इसका मतलब ये 30 डिग्री है। और क्या ये फेज डिफरेंस चेंज होगा, क्या ये फेज डिफरेंस, एक स्टक हो गई स्क्रीन पे नहीं, क्या हो गया,
मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या ये फेज डिफरेंस चेंज होगा? जब तक ये इसकी स्पीड सेम बनी हुई है, ये एंगल उसी पे तो डिपेंड कर रहा है, तो फेज डिफरेंस नहीं चेंज होगा। फेज डिफरेंस चेंज की कब होगा? जब सोर्स की स्पीड चेंज हो जाएगी। ठीक है, यही बात मैं वेव जब आएगा तब मैं दोबारा रिपीट करूंगा, एंड दैट विल स्टार्ट ईएम वेव्स एंड वेव ऑप्टिक्स आगे आएगा। लेकिन अभी मुझे बताओ, अभी ध्यान रखना है चीज, फेज डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, आपको फेज डिफरेंस की डेफिनेशन समझ आई? डेफिनेशन कुछ नहीं है यार, समझ गए तुम, रिमेन्स कांस्टेंट the angle between two particles motion when they plotted on circular motion. This is the definition of phase difference. The angle between two particles, position of two particles when they plotted on circular motion, but their actual is this, actual position is this. This is called graph. This is real, this is real, this is imaginary, so that we can easily imagine the angle between those two and get the answers exact in exact terms. This is actual, this is graph, this is imaginary. Very good. तो बेसिकली देखो, वैसे मैं बहुत टू द पॉइंट चलता रहता हूँ, जहाँ कहीं चीज आती है तो थोड़ा इधर उधर भटकना पड़ता है, इंटरेस्ट बनता है यार, इन्हीं चीजों का है सब कुछ। ठीक है, ये बात समझ आ गई? तो एक्चुअल में ये एसी जनरेटर की एक्चुअल पढ़ाई अब नेक्स्ट क्लास में शुरू होगी, कि कॉइल कैसी दिखती है। वैसे तो शुरू हो चुकी है, मुझे फिगर और बनाने, तो नेक्स्ट में ही बनाता हूँ। ठीक है, ओके गाइस।